इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीजी क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, पहले नाम से ही पता चल रहा है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये क्लासिफिकेशन किसका है? ये क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स का है। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? तो ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी पे बेस्ड है। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो एंजियोस्पर्म का है और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है फाइलोजेनी पे। नाम से ही पता चल रहा है कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि एपीजी क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें थी। पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो क्लासिफिकेशन था ना, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने दिया था। मतलब कि पहले के जितने सारे क्लासिफिकेशंस थे, जैसे कि अगर आप सिंपली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ले लो, या फिर वो ले लो, क्या बोलते हैं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ले लो, या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ले लो, वो सारे जो क्लासिफिकेशंस थे वो सब ना किसी एक इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप के द्वारा दिया गया था। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस, या आप कह सकते हो कि थियोफेस्टिस के द्वारा दिया गया था, है ना। तो लीनियस क्या है? एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के द्वारा दिया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। तो बेंथम और हुकर सिर्फ दो लोग हैं तो एक स्मॉल ग्रुप कह सकते हैं। तो मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन थे ना, वो एक छोटे से ग्रुप या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा दिया गया था। बट जो एपीजे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, लार्ज ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, जो क्या करते थे, मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया था और कलेक्ट किया था इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी उन्होंने क्या किया था, मतलब किसी भी प्लांट को मतलब जो प्लांट डिस्कवर किया था और कलेक्ट किया था इंफॉर्मेशन अबाउट फाइलोजेनी, ये क्लासिफिकेशन ही फाइलोजेनी के ऊपर था। सेकंड पॉइंट में ये है कि ये क्लासिफिकेशन जो था वो ग्लोबली एक्सेप्टेड था, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुआ। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से थे। इसकी वजह से ये जो है क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा जगह क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। एपीजी फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया 1998 में, उसके बाद फिर एपीजी सेकंड क्लासिफिकेशन आया 2003 में, एंड देन एपीजी थर्ड क्लासिफिकेशन आया 2009 में, एंड फिर एपीजी फोर्थ क्लासिफिकेशन आया 2016 में। तो धीरे धीरे पहले एपीजी फर्स्ट आया, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई तो एपीजी सेकंड आया, फिर सेकंड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई तो एपीजी थर्ड आया, एंड थर्ड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई तो एपीजी फोर्थ आया। अब हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ एपीजी क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है? हायरार्की ऑफ अ लीनियस टेकन ओनली ऑर्डर एंड फैमिली अपर और ऑल हायरार्की कॉल्ड क्लेड। यानी कि जो लीनियस की हायरार्की थी, लीनियस की हायरार्की क्या थे? लीनियस की हायरार्की था, हायरार्की क्या है लीनियस का? हायरार्की दिया था लीनियस ने, इसमें किंगडम दिया था, फाइलम दिया था, क्लास दिया था, ऑर्डर दिया था, फैमिली दिया था, जीनस दिया था, स्पीसीज दिया था ना। तो इसमें क्या किया गया है कि हायरार्ची ऑफ अ लीनियस टेकन ओनली ऑर्डर एंड फैमिली अपर ऑल हायरार्कीज कॉल्ड क्लेड। यानी कि लीनियस के हायरार्की में से सिर्फ इन्होंने ऑर्डर और फैमिली को लिया था। ऊपर के जितने भी हायरार्कीज हैं, यानी कि किंगडम है, फाइलम है और क्लास है, ठीक है। किंगडम है, फाइलम है और क्लास है, उसको उन्होंने क्लेड मान लिया था। मतलब किंगडम को, फाइलम को, क्लास को, इन तीनों को ही उन्होंने एक टर्म दे दिया था क्लेड। उन्होंने इन तीनों को क्या कह दिया था? क्लेड। फैमिली को लिया था एज इट इज़, ऑर्डर को भी एज इट इज़ लिया था, बट जो अपर ऑल हायरार्कीज हैं, ठीक है, उसको उन्होंने क्या मान लिया था? उसको उन्होंने क्लेड मान लिया था, ठीक है। ठीक है, तो वही दिया है कि हायरार्की ऑफ अ लीनियस टेकन ओनली ऑर्डर एंड फैमिली अपर ऑल हायरार्की कॉल्ड क्लेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप वो होता है जिसका सिंगल कॉमन एंसेस्टर हो और सारे के सारे डिसेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था मोनोफाइलेटिक ग्रुप पे, ठीक है। मतलब मोनोफाइलेटिक करेक्टर पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था। देखो, मोनोफाइलेटिक ग्रुप को अच्छे से जानना है तो आप, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है मोनोफाइलेटिक ग्रुप के ऊपर, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। सो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन मोनोफाइलेटिक करेक्टर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अ सेम एंसेस्टर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप।
कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट अगर उनके जो एंसेस्टर हैं अगर वो सेम हैं तो उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर डिफरेंट है बट अगर उन सारे डिफरेंट ऑर्डर्स के एंसेस्टर सेम हैं तो उन सारे ऑर्डर्स को सेम ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्लेड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लेड बना हुआ है, तो देखो एक क्लेड के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्डर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं। ये ऑर्डर फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी एक क्लेड के अंदर डिफरेंट ऑर्डर है। ये डिफरेंट ऑर्डर क्यों रखे गए हैं एक क्लेड के अंदर, क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, इसलिए इन सारे ऑर्डर्स को किस में रख दिया गया है, एक ग्रुप में रख दिया गया है। ठीक है, तो यही वो पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ़ टू प्लांट हैव अ सेम मॉर्फोलॉजी, सेम एनाटॉमी, सेम अदर करेक्टर्स प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, इफ इट इज़ नॉट इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर। कहने का मतलब है कि दो प्लांट है, ठीक है, दोनों एकदम सेम दिख रहा है, एकदम सेम दिख रहा है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी को मिलाया गया दोनों का तो सेम आया, उसकी एनाटॉमी को मिलाया गया तो भी सेम आया, उसकी अदर करेक्टर्स को मिलाया गया तो भी सेम आया, बट इनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए इन दोनों प्लांट्स को हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ही बेस्ड था इवोल्यूशन के ऊपर, है ना। फोर्थ पॉइंट जस्ट इस पॉइंट्स का अपोजिट है। वो क्या कह रहा है, वेयर एज plant of a different anatomy and morphology placed in a same group if it is evolved from the same ancestor। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, दो प्लांट्स हैं और दोनों प्लांट्स एकदम डिफरेंट, उन लोग की मॉर्फोलॉजी है, एकदम डिफरेंट एनाटॉमी है एंड एकदम डिफरेंट अदर करेक्टर्स हैं, बट उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे क्योंकि अगर अगर उनके जो एंसेस्टर हैं, अगर उनके एंसेस्टर सेम हैं तो उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, भले उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कुछ भी हो, एनाटॉमिकल करेक्टर कुछ भी हो। ठीक है, बट हम किस बेस्ड पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ही हम फाइलोजेनी के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्लासिफिकेशन का कहने का मीन ये था मेनली कि देखो मॉर्फोलॉजी तो आपकी चेंज होती है क्लाइमेट के हिसाब से भी, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ मान लीजिए एक फैमिली आपकी यहाँ रह रही है, ठीक है, और एक फैमिली आपके बड़े पापा की जो फैमिली है वो चली जाती है कहीं आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, मान लेते हैं वो अमेरिका चली जाती है, तो अमेरिका का जैसा सराउंडिंग रहेगा, ठीक है, वो उस तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो बोल चाल है या फिर उनके अदर करेक्टर कहीं ना कहीं वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ढल जाएंगे, है ना। उनकी सोच में अलग होगा। हमारे यहाँ के अगर बंदे को और वहाँ के लोगों को मिलाया जाए, मतलब वहाँ पे जो चले गए हैं बड़े पापा और यहाँ पे जो आपके पापा हैं उनको मिलाया जाए, तो उन दोनों के जो आपको करेक्टर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट लगेंगे, बट अगर आप उन दोनों का जीन निकाल के देखोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ होगी। ठीक है, इस कहानी का मतलब सिर्फ ये था कि क्लाइमेट के हिसाब से भी मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। ठीक है, बट अगर इवोल्यूशन के बेसिस पर देखा जाए, है ना, तो इवोल्यूशन के बेसिस पर अगर देखा जाएगा तो वो क्लासिफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा।